तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, फार्मूला क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ये हमारे लास्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया था। और आज हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जानने के लिए आप लोगों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने इसको बहुत ईजी से ईजी एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश की है। और वैसे एक चीज़ अगर बोलूँ कि इसका जो नाम है, यानी कि जो क्या केमिकल रिएक्शंस के जो नाम है, अगर आप उनको ध्यान से समझोगे तो इनके वर्ड्स में खुद ही इनकी डिफिनेशन छिपी हुई है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, दीज आर 5 टाइप्स। जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिफ्थ एंड लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए एक एक कर करके इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, यानी कि जो सब्सटेंस हैं अगर उसमें दो या दो से ज़्यादा कोई भी एलिमेंट्स अगर ऐड हो करके कंबाइन हो करके आफ्टर केमिकल रिएक्शन कोई एक प्रोडक्ट अगर वो बनाते हैं, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप डेफिनेशन में भी देख सकते हो, मैंने डेफिनेशन में भी लिख रखा है। अब एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर दो सब्सटेंस हैं और वो केमिकल रिएक्शन के बाद एक प्रोडक्ट आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, हाइड्रोजन को अगर हम एयर में बर्न करते हैं तो ये आफ्टर बर्निंग आपको क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो वाटर एक प्रोडक्ट हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो आपके एलिमेंट्स हो गए। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल हम और आगे की वीडियो में आगे की स्लाइड पर देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमने एक आपको दिखाया, सोडियम मेटल है, अगर हम उसको क्लोरीन के साथ अगर हम बर्न करते हैं तो आपको मिलता है सोडियम क्लोराइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर भी जो है दो एलिमेंट्स हैं और वो आपस में केमिकल रिएक्शन होने के बाद आपको एक प्रोडक्ट आपको मिलता है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम और क्विक लाइम रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ उसको हम रिएक्ट करते हैं, लाइम वाटर के साथ, तो उसको अगर रिएक्ट करते हैं तो आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्लैग्ड लाइम के नाम से भी जाना जाता है। एंड अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो दैट टू और मोर कंपाउंड्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। तो इस तरह से आई होप कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है, चलिए हमने यहाँ पर कुछ और डिस्कस आप लोगों से किया हुआ है कि किस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन को और इजीली हम समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया है कि आपने दीपावली वगैरह के फेस्टिवल पे आपने देखा होगा कि हम लोग घर अपना जो है वाइट वॉश कराते हैं। तो आपने कभी सोचा कि वाइट वॉश जो हम कराते हैं वो होता क्या है? एक्चुअली दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। और जब हम इसमें कैल्शियम ऑक्साइड को जो है ड्रम में डालते हैं और उसमें धीरे धीरे पानी को हम डालते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद एक वो वाइट सॉलिड सा एक को प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ उसको रिएक्ट करते हैं तो आपको मिल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आप देख सकते हो, उसको हमने एस से इंडिकेट किया है, एस मतलब सॉलिड होता है। कैल्शियम कार्बोनेट आपका सॉलिड प्रोडक्ट के रूप में, और प्लस आपको क्या मिल जाता है, प्लस आपको वाटर मिल जाता है। तो अभी आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि दो एलिमेंट्स मिल कर के आपको कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको पता होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा कि इसके भी नाम से पता चल रहा है कि जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मीन्स वहाँ पर कोई दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स ऑफ सब्सटेंस मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते थे। यहाँ पर क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि कोई प्रोडक्ट जो है कंपाउंड अगर वो किसी दो या दो से अधिक पार्ट में स्प्लिट होता है तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आप जहाँ डेफिनेशन भी देख सकते हो, कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस और नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर हम उसको हीट करते हैं, अभी आपने लास्ट एग्जांपल में देखा था कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, उसको अगर हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है।
तो यहाँ पर आपने देखा कि कोई एक सब्सटेंस है जो कि आफ्टर केमिकल रिएक्शन वो हीट करने पर या फिर किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन होने पर उसके दो प्रोडक्ट अगर वो प्रोड्यूस करता है, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, एक टिप्स हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो भी होते हैं कैरिड आउट बाय द हीटिंग नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर कोई भी ऐसा रिएक्शन आपको दिखता है जो कि जो केमिकल रिएक्शन थ्रू हीटिंग हो रहा है, तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अगर हीटिंग की वजह से हो रहा है तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। उसी तरह से अगर हीटिंग के बजाय इलेक्ट्रिसिटी अगर हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि अभी आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि अगर जो है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्सिडिफाइड वाटर, it decomposed to give hydrogen gas and oxygen. So water is splitted into two simpler substance. अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हमने यहाँ पर इसको केमिकल रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया है, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर थर्मल डिकम्पोजिशन। वाटर थर्मल डिकम्पोजिशन इसलिए हमने बताया यहाँ पर क्योंकि वाटर को हम लोग डिकम्पोज कर रहे हैं, तो इस और किसके थ्रू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर थर्मल डिकम्पोजिशन आप कह सकते हो। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड, इट डिकम्पोज टू गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो दिस का डिकम्पोजिशन रिएक्ट्स इज बाय द ऑप्टेन सोडियम मेटल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। ओके, तो इस तरह से आप जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके नाम को भी आप आइडेंटिफाई इजली कर सकते हो और बता सकते हो को किस तरह का रिएक्शंस है। अभी हम तीसरा रिएक्शंस यहाँ पर देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके भी नाम से आप चेक कर देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोई प्लेस चेंज हो रहा है, जो अपनी जगह से हट जा रहा है। अब जैसे इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं, इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, यानी कि इसमें क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट जो एक दूसरे का साथ छोड़ के किसी दूसरे को कैच करता है, तो इस तरह वो अपने जब प्लेस को डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस होता है अपनी जगह से, तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया है, कॉपर सल्फेट को अगर हम जिंक के साथ केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो अभी आप देखो जिंक सल्फेट यानी कि कॉपर सल्फेट का सल्फर जो है वो जिंक के साथ मिल गया तो वो बन गया जिंक सल्फेट, और उधर वो कॉपर आपका अलग हो गया। तब आप यहाँ पे देख सकते हो कॉपर सल्फेट और जिंक कंबाइन करने के बाद जिंक सल्फेट हो गया और कॉपर हो गया। तो इस तरह का जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ये क्या करते हैं, ये अपनी जगह को चेंज करके किसी दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो जब आपको इस तरह के रिएक्शंस दिखते हैं कि जहाँ पर वो कोई किसी और को छोड़ करके किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिल करके कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप कहते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट है, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम, अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट को हिडन कर देते तो भी शायद आप बता सकते थे कि मैग्नीशियम सल्फेट को ले लेता है, यानी मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। तो इस तरह के जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैग्नीशियम इज एबल टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जो भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपके सब्सटेंस से, वो उसको उसमें कंबाइन कर लेगा। जैसे कि इस रिएक्शन में मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसलिए क्या हुआ कि उसका जो सल्फेट था वो मैग्नीशियम के साथ ऐड हो गया, तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर आ गया आपका। अभी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं यहाँ पर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड और नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि दोनों अपनी जगह को चेंज करेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, अभी यहाँ पर क्या हुआ, हमने इसको जब इसको केमिकल रिएक्ट कराया, तो केमिकल रिएक्शन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कॉपर सल्फाइड हो गया, यानी कि हाइड्रोजन का सल्फाइड कॉपर के साथ आ गया और हाइड्रोजन के साथ आपका सल्फर आ गया, तो वो बन गया आपका H2SO4, जिसको हम क्या कहते हैं, हाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह के जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पर टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, वो एक दूसरे के आयंस को चेंज कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये बहुत
थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो आई थिंक आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जो कि ऑक्सीजन गैस से मिलता जुलता एक वर्ड है, ऑक्साइड होता है यानी कि ऑक्सीजन। तो आप ये समझ सकते हो कि ऐसा कहीं भी आपको केमिकल रिएक्शन दिखता है जहाँ पर आपको दिखता है कि कहीं पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है सब्सटेंस में। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन ऐड होने को तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। साथ में आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि अगर किसी इसी तरह के रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है किसी सब्सटेंस से, तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। अब रिडक्शन समझते हैं। रिडक्शन क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन होता है। अभी आपको यहाँ पे एक मज़ेदार बात बताते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। तो इसमें क्या होगा? वहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। और वहाँ क्या हो रहा था? ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा? रिमूव होगा। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। अब यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी बात है कि ये जब भी ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो ये दोनों आपस में यानी कि एक ही टाइम पर दोनों रिएक्शन होंगे। ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर टुगेदर। एंड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन दोनों, अब चूँकि दोनों एक साथ होते हैं तो इनको दोनों को मिला करके एक हम लोगों ने नया नाम दे दिया है जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन इज नथिंग अ न्यू रिएक्शन। रेड मीन्स आपका रिडक्शन से रेड लिया गया है और ऑक्सीडेशन से ऑक्स लिया गया है। तो इस तरह के क्योंकि दोनों ही एक कंबाइंड रिएक्शन होते हैं तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी आप इसको कह सकते हो। चलिए इसको कुछ एग्जांपल के साथ में हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कुछ एक वर्ड और हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन को दे रहा है तो आपका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और क्या? द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि आप सिंपली ये समझ सकते हो कि ऑक्सीडेशन में जो भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को दे रहा है यानी कि ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, तो ऑक्सीजन एडिशन को आप ऑक्सीडेशन बोलते हो। तो जो सब्सटेंस आपको दे रहा है, कहीं से दे रहा होगा तब कहीं जाके ऐड हो रहा होगा, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। या आप यूँ समझ सकते हो जो एजेंट होता है वो बीच में एक ब्रिज का काम करता है, लाने ले जाने और लाने का काम करता है। तो उसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन जिस जो दे रहा होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जिस सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होता है उसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। उसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट भी होते होंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन एंड द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन टू इज कॉल्ड रिडक्शन एजेंट। ठीक है। अभी आपको इस एग्जांपल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों को हमने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, उन दोनों को हम हीट करते हैं तो हमको कॉपर प्लस वाटर मिलता है। किस तरह से? अब यहाँ पर देखते हैं CuO, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड है, तो अभी आप देखते हैं कि यहाँ पे हीट होने के बाद कॉपर हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन ये दे देता है। देता कौन है? कॉपर दे देता है, और हाइड्रोजन में जा कर के ऐड हो जाता है। तो अभी आप कॉपर ऑक्साइड से जो कॉपर आपका बन रहा है वहाँ पर आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और हाइड्रोजन गैस से जो ऑक्सीजन आ रहा है वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और जब वहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो वो रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है। तो इसी चीज़ को मैंने नोट में भी लिखा हुआ है। अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है वो रिडक्शन है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है। अभी ये आगे और इसको समझते हैं। अब यहाँ पर ऑक्साइडिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो जहाँ पर अब सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्या ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है? हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। किस में से रिड्यूस हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड से रिड्यूस हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो वो आपका सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ? ऑक्सीजन कौन दे रहा है? कॉपर ऑक्साइड दे रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और रिड्यूस कहाँ पे हो रहा है? वो हाइड्रोजन में हो रहा है। ठीक है। तब यहाँ पे आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या होता है। चलिए यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया। आप इसको चाहें तो नोट्स के रूप में अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन
का हमने उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया हो। जो चीज़ हमने यहाँ पर आपको बताई है, एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब की। जैसे कि अभी आप देखो कॉपर ऑक्साइड जो है वो उस कॉपर में चेंज हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। नाउ बाय डेफिनेशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, सो वी कैन से दैट कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर। सेकेंड, in this reaction hydrogen is changing into H2O water, that is oxygen is being added to hydrogen. Now by definition addition of oxygen to substance is called oxidation, so we can say that hydrogen is being oxidized to water. And third thing is, in this reaction copper oxide is giving the oxygen required to the oxidation of hydrogen, therefore copper oxide is the oxidizing agent and hydrogen is responsible for removing oxygen from copper oxide, therefore hydrogen is the reducing agent. Please note that the substance which gets oxidized, जैसे कि hydrogen, is the reducing agent. On the other hand, the substance which gets reduced, copper oxide, is the oxidizing agent. Another point to be noted is that the reaction between copper oxide and hydrogen to form copper and water is an oxidation reduction reaction, and which is also a displacement reaction. It is also known as displacement reaction. Okay, and reduction रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अगर यहाँ पर उसी रिएक्शन को अगर हम मेटल और नॉन मेटल के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है। जैसे कि इन दिस रिएक्शन कॉपर इज चेंजिंग इनटू CO कॉपर ऑक्साइड, दिस द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सो कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड. Now oxygen is changed into copper oxide, so this is addition of copper, which is metal, and addition of metal is called reduction. So in this reaction oxygen is reduced to the copper oxide. Here oxygen is the oxidizing agent, whereas copper is the reducing agent. Okay, so I hope you you can understood very well, and now we will see that what is these effects of oxidation in our daily life. तो ऐसे दो तरह के रिएक्शंस हमारी डेली लाइफ में अक्सर हम इसको यूज कर देखते हैं, फील करते हैं। आज आप इसको थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन के तौर पे देखेंगे। जैसे कि दो ही चीज़ें होती हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के वजह से हमारे डेली लाइफ में ये हैपन होती हैं। जैसे कि एक आपका है कोरिजन और एक है रेंसिडिटी। कोरिजन क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कोई भी लोहे की चीज़ अगर पानी के उसमें आती है या फिर कोई भी इस तरह का यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर में अगर हम किसी लोहे को रख देते हैं तो वो जो है उसमें जंग लग जाती है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रोसेस होता है इसमें जो मेटल होता है वो ऑक्सीजन यानी कि हवा और H2O और वाटर मतलब यहाँ पर मॉइस्चर से है। तो जब वो उसके संपर्क में आते हैं तो ये क्या होता है, ये और मॉइस्चर के संपर्क में आने के बाद क्या होता है, आयरन मेटल जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन और उसके वाटर के प्रेजेंस में, और ये ऑक्सीडाइज होकर के ये हाइड्रेटेड आयरन हो जाते हैं। हाइड्रेटेड आयरन जिसको आप रस्ट या जंग, हिंदी में जंग बोलें तो जंग कहते हैं, या उसको इंग्लिश में बोलें तो ये रस्ट हो जाता है। रस्ट मतलब उसमें जंग लग जाता है। तो ये जो हाइड्रेटेड आयरन होता है उसी को हमने यहाँ पर 2Fe2O3 XH2O यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये जो रिएक्शंस होता है इसको हम रस्टिंग कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने वर्ड यूज किया 2x, तो 2x मैंने इसलिए यूज किया है कि जो x है यहाँ पर इसकी वैल्यू जो हमेशा वेरी होती है, तो ये कुछ फिक्स नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर x लिख दिया। यानी कि नंबर ऑफ वाटर, जो मॉलिक्यूल्स के जो नंबर ऑफ वाटर होते हैं इन द रेस्ट इट्स वेरीज, इट्स नॉट फिक्स, सो यू कैन यूज दैट 2xH2O। ठीक है, तो अभी हम दूसरा देखते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर अगर हम कोई अपना खाने पीने की चीज़ों को अगर हम खुला रख देते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती है। ठीक है, तो और कुछ एक चीज़, अब जैसे खाने की चीज़ें अगर हम खुला रख दें तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाएगी। लेकिन अगर आप वही बाज़ार से अगर आप जैसे अंकल चिप्स आप लेते हो या फिर लेज़ लेते हो तो वो भी तो कई दिनों से टंगी होती है, तो उसमें स्मेल क्यों नहीं आती है? तो उसमें स्मेल इसलिए नहीं आती कि उसमें नाइट्रोजन गैस आपकी भरी होती है। नाइट्रोजन गैस ही क्यों, ये आप थोड़ा सा सोचिएगा, और कोई गैस क्यों नहीं वहाँ पर यूज़ की गई, यहाँ पर मैं आपको नहीं बताने वाला। तो रेंसिडिटी ऑफ फूड condition produced by aerial oxidation of fats and oil in foods marked by unpleasant smell and taste is called rancidity। यानी कि ये जो स्मेल्स जो प्रोड्यूस होती है उसी को रेंसिडिटी कहते हैं, और रेंसिडिटी को हिंदी में हम लोग विकृत गंधिता भी कहते हैं।
तो आई होप आप वो अच्छे से समझ गए होंगे। और इन्हीं को प्रिवेंट करने के लिए, रिटार्ड मतलब होता है कि थोड़ा सा इसका जो ख़राब होने की सिचुएशंस हैं वो थोड़ी सी रिटार्ड हो जाए, कम हो जाएं। तो डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड और रिटार्डेड स्लोली डाउन इन, यानी कि रिटार्डेड को स्लोली डाउन आप कह सकते हो इन द फॉलोइंग रेज। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेन्स फैट्स एंड ऑयल्स। Rancidity can be prevented by packaging fat and oil containing food in nitrogen gas. Rancidity can be retarded by keeping food in refrigerator, जो कि आप लोग यूज करते हो. Rancidity can be retarded by storing food in airtight container. And rancidity can be retarded by storing foods away from lights. जैसे कि आप कई चीज़ें देखते होंगे, अगर हम हवा में रख दें तो थोड़ी सी मुलायम सी हो जाती है। जैसे चिप्स है, तो चिप्स जो है अगर कुरकुरी होती है तो खाने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा एयर में अगर हम रख दें, उसको हम दूसरे दिन देखें तो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए हम लोग उसको एयर टाइट कंटेनर में या फिर उसको नाइट्रोजन गैस के संपर्क में उसको टाइटली पैक करके रख देते हैं, जिससे कि वो ख़राब नहीं होते हैं। तो ये कुछ हमारे एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारी लाइफ में अक्सर होती रहती हैं, और ये रिएक्शन जो हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के कारण ही होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।